आज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी जो पिछले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने वर्क और पावर के बारे में बताया था। आज हम लोग डील करेंगे वर्क और एनर्जी में जो रिलेशन है। वर्क एनर्जी जैसे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज वीडियो का वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये स्टेटमेंट हो गया इसका। स्टेटमेंट को लिख भी देते हैं, छोटा सा स्टेटमेंट ही है। द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, द वर्क डन by all the forces in the system, all the forces is equal to change in kinetic energy of the system। तो इस टाइप का, इसको जाहिर है कि इस स्टेटमेंट को हम लोग देख सकते हैं। वर्क से स्टार्ट करें। इफ F is the resultant force, if F is the resultant force, the body of mass m, displaces by ds, the work done dw equals to f dot ds। और चूंकि रिजल्टेंट फोर्स है F, तो जो डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा। तो dw इक्वल्स टू व्हाट, f ds cos 0 डिग्री। तो dw इक्वल्स टू आई कैन राइट f ds। और जहाँ तक कि f का वैल्यू है तुम्हारा, dw का वैल्यू हो गया f इंटू ds के बराबर। और f का वैल्यू जहाँ तक है तुम्हारा फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, f को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो dw इक्वल्स टू ma इंटू ds। और m एक्सेलरेशन को जाहिर है कि क्या लिखते हो, dv बाई dt। तो m इंटू a को लिख दिया हमने dv बाई dt इंटू ds। तो dw इक्वल्स टू m और तुम्हारा dv हो गया, और इंटू क्या हो गया ds बाय dt। तो ds बाई dt क्या कर दिया, v हमने कर दिया। तो mv और dv, तो ये dw वर्क डन हो गया। तो टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया तुम्हारा, तो टोटल वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन w इक्वल्स टू, टोटल वर्क डन w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा कहाँ, mv dv का, mv dv, w था, dw इधर था तो इधर जाकर डिफरेंशिएशन, इधर जाकर इंटीग्रेशन राइट साइड में बदल गया। तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर पार्टिकल का स्पीड, इनिशियल स्पीड u हो तो इनिशियल लिमिट इंटीग्रेशन का u हो जाएगा और फाइनली v तक जाएगा। यहाँ पर मेंशन करते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u और फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू v। तो पार्टिकल का इनिशियल स्पीड u है और फाइनली v तक चला गया। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे w, तो दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया m, और v का इंटीग्रेशन करेंगे v dv, तो v पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और ये लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ पर आ गया। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया m v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट में यहाँ पुट कर दिया, इसको कर दिया। तो दैट्स इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर
माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख रहा हो, पहला हो गया ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये तुम्हारा हो गया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा करके कर सकते हो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या इसको स्टेटमेंट के रूप में कहें वर्क डन बाय, इसको फार्मूला के रूप में लिखें वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई ये इट्स एक्सचेंज फॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस ढंग से तुम्हारा ये क्या होगा, एक फार्मूला के रूप में इसको तुम घेर दो, ये तुम्हारा एक ढंग से क्या होगा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का मैथमेटिकल फार्मूला हो गया, और वर्क एनर्जी थ्योरम का यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज। यही देखो ये प्रूफ भी हो गया और ये चीज स्टेटमेंट हो गया। और इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का तुम्हारा डिफिनेशन भी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं अक्सर, जैसे वेलोसिटी भी है तो। और अगर चेंज की बात करें तो हाफ, अगर फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी यू है तो चेंज कितना होगा तुम्हारा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो इसको रिमाइंड करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या आ गया स्टेटमेंट, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में तुम्हारा एक पार्टिकल, दो पार्टिकल या दो से अधिक पार्टिकल मिलकर के सिस्टम का निर्माण कर सकता है। तो एक पार्टिकल, जैसे कि इसमें ये वर्क डन, अगर फोर्स यहां पर फिर से इसको देखें, अगर फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का डायरेक्शन कभी भी 0 डिग्री होगा। और अगर एक सिस्टम पे बहुत से फोर्स लग रहे हैं, सबका रिजल्टेंट अगर एफ है तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर फोर्स तुम्हारा क्या हो गया, अगर बहुत सा फोर्स है लेकिन एक फोर्स के कारण निकाले तो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और फोर्स के बाद इसको डेरिवेशन करके देख लो, इंटीग्रेट करके तुम्हारा ये काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन आ गया। तो इसके आधार पर फार्मूला इसका काइनेटिक एनर्जी का आ गया। तो अब एक दूसरा एनर्जी है जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, ये वर्क डन एक विशेष प्रकार के फोर्स के द्वारा वर्क डन से डिफाइन होता है। तो ये तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, जिसमें काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन भी आ गई तुम्हारा। अब तुम्हारा सेकंड जो आ रहा है, तुम्हारा सेकंड जो डिफिनेशन आ रहा है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम का डिफिनेशन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी बाद में कन्वर्ट करेंगे, इसको इस फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के रूप में भी बाद में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, जो आगे देखेंगे। और पहले इसको हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखेंगे। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा एक प्रकार का एनर्जी है जो कि किसी पार्टिकल को अगर वेलोसिटी है तो उसके कारण जो उसको एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। और वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज दैट्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम का अब पोटेंशियल एनर्जी के पढ़ने से पहले हमको एक विशेष प्रकार के फोर्स के बारे में जानना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है उसी के अगेंस्ट के वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डिफाइन करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पर जो एक टर्म आ रही है फोर्स में, कंजर्वेटिव फोर्स, तो फोर्स को हम लोग जो ऑल फोर्सेज यहाँ लिखे थे उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल फोर्स का मतलब ये हुआ सिस्टम के अंदर सिस्टम के जो इनसाइड का फोर्स है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स, और सिस्टम के जो आउटसाइड फोर्स दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ ऑल फोर्स का मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों से था। तो ऑल फोर्स जब हमने लिखा था अभी, तो ऑल फोर्सेज का मतलब एक्सटर्नल भी था, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, ये ऑल फोर्स से मतलब ऐसा था। अब इंटरनल फोर्स में भी दो तरह के फोर्स होते हैं। इंटरनल फोर्स को तुम इसको बांट सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स एक कहलाता है और एक नॉन कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। इंटरनल फोर्स को हमने दो पार्ट में बांटा, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल, तो ऑल फोर्सेज का यहाँ पे मतलब क्या था, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो इंटरनल फोर्स में दो पार्ट में हो गया तुम्हारा, इसको कहते हैं एक तो कंजर्वेटिव, और देखते हैं किसको कंजर्वेटिव कहेंगे, किसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा फोर्स होता है तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तुम्हारा ऐसा फोर्स जिसके कारण जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करे, बल्कि सिर्फ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे।
तो इसको जैसे कि इसमें लिख लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स का डिफिनेशन ही लिख लेते हैं एक बार। कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स बाय विच the force by which work done doesn't depend upon path, does not depends upon path, depend upon path, doesn't depend upon path, but depends upon initial and final position of the system, initial and final position is called conservative force, is called conservative फोर्स। तो ऐसा फोर्स जिसके कारण कि वर्क डन जो है तुमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, लेकिन उसके पाथ पर डिपेंड ना करे। तो जैसे कि पाथ पर डिपेंड नहीं करे का मतलब ऐसा भी एक डायग्राम से इसको कहें, जैसे अभी तुम इनिशियल यहाँ पर हो, फाइनली मान लेते हैं कि यह पार्टिकल यहाँ चला गया, इस यहाँ से इस स्टेट से यहाँ इस स्टेट तक गया, इसको स्टेट भी कर सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा इस यहाँ तक जाने के 2-3 वे हो सकते थे, एक ऐसे जाइए। तो सबों के द्वारा सभी रास्ते से, रास्ता यहाँ पे 3 मैंने हमने पोजीशन दिखाया इनिशियल से फाइनल जाने का, तीनों में वर्क डन अगर सेम है, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन जो तुम्हारा वर्क डन बाय फोर्स इज सेम, वर्क डन बाय फोर्स इज सेम ऑन 3 पाथ, और किसी भी पाथ में तो वर्क डन सेम होगा, तो फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर ये सेम नहीं हुआ, सिस्टम का फोर्स है तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। रास्ते पर डिपेंड करें, इधर जाइए तो अलग वर्क डन, इधर जाइए तो अलग, इधर से अलग, तो ये फोर्स, इस तरह का फोर्स क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगा। जैसे फ्रिक्शन वगैरह नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल में आता है, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अब इसमें है कि इस डिफिनेशन में कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव में आता है, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद ये देख सकते हो, दूसरा एक और चीज को कंजर्वेटिव में एक और डायग्राम हम लोग दिखा सकते हैं कि अगर ये कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करे और ऐसे जाते हुए मानते हैं ऐसे आ जाए, तो यहाँ से तो अब ये तो जगह कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच गया, फिर से यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से घूमते हुए आ गया। तो इसका जो वर्क डन है, ये तो वर्क डन कोई पाथ, ये इसका पोजीशन सेम पोजीशन पर लौट गया। तो वर्क डन अगर तुम्हारा 0 हो जाए, वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा। अगर इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, तो अगर सेम पोजीशन स्टार्ट जहां से किया वहीं पर लौट जाए, मतलब यहां से चल के यहीं पर लौट जाए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। या उसके पास पर अगर दूसरे पॉइंट पे भी जाता है तो किसी भी रास्ते जाए तो उसका वर्क डन का वैल्यू सेम होगा। अब देखते हैं इसको, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ग्रेविटी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव नेचर का आता है। तो इसको देख लेते हैं कैसे वो कंजर्वेटिव नेचर का है। इसको मिटा देते हैं। तो इसमें इसको देख भी सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, उसको लिख लो। और कंजर्वेटिव का यहाँ पर जैसे देखते हैं ग्रेविटी फोर्स का देखते हैं, उसके द्वारा वर्क डन को देखते हैं कि पाथ पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो उसको वर्क डन निकाल के देख लेते हैं ग्रेविटी फोर्स को। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ग्रेविटी फोर्स किस तरह का फोर्स है, कंजर्वेटिव है या नहीं है। इसको जरा डील करते हैं पहले। चलिए तो ग्रेविटी फोर्स में आते हैं। ग्रेविटी फोर्स जिसको वेट भी कहते हो, mg। तो एक बॉडी है ग्रेविटी फोर्स, इसके बारे में चेक करते हैं कंजर्वेटिव नेचर का है या नहीं है। तो एक बॉडी है जिसका मास m है, तो इस पर ग्रेविटी फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, इधर mg लग रहा होगा। और इस पार्टिकल को हमने अगर डिस्प्लेस कर दिया, तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेस किया, यहाँ तक गया, h हाइट तक गया, ये इनिशियल है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से h हाइट तक गया और पुनः ये जमीन पे लौट के आ गया,
तो टोटल वर्क डन कितना हुआ ये देखते हैं। यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से आया और ये पुनः लौट के यहाँ तक आ जाए, मतलब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से लौटा। तो वर्क डन जब ऊपर जा रहा है तो इस पाथ में टोटल वर्क डन मतलब राउंड ट्रिप में हो गया, तुम्हारा बॉडी को आपने फेंका और ये पुनः आपके पास लौट गया। तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, टोटल वर्क डन कितना होता है। अगर ये राउंड ट्रिप में अगर ये यहाँ से चला वहीं पहुँच गया, अगर वर्क डन अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। तो क्या सिचुएशन है वर्क डन करने के लिए, यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी फोर्स जो वर्क डन करेगा इक्वल टू क्या होगा, ये पहले ऊपर जाने का पाथ में, तो देखते हैं कि mg नीचे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ऊपर की ओर h हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है ये देख लेते हैं। एक mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, दोनों के बीच में कितना का एंगल बन गया, 180 डिग्री का। तो ऊपर जाने के पाथ में कॉस 180 डिग्री। अब चलिए ये तो ऊपर जाने का पार्ट हो गया। अब फिर नीचे जब आ रहा है, तो नीचे जब आ रहा है तो क्या हो रहा है, इस पार्ट को 2 पार्ट में बांट लिया हमने, एक ऊपर जाने का, एक नीचे आने का। तो नीचे जब आ रहा है तो क्या होगा, नीचे में mg भी नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी h तुम्हारा क्या होगा, नीचे ही रहेगा। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो mg इंटू h इंटू कॉस 0 डिग्री, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस कर दिया हमने, दोनों पाथ का अलग अलग, mg का इधर हो गया और इधर कर दिए। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, mg इंटू एच इंटू कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, अब प्लस mg कॉस 1 का कॉस 0 का 1 होता है, तो माइनस mgh ये हो गया प्लस mgh, दैट्स इक्वल्स टू 0। सो ग्रेविटी फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एक एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसके द्वारा वर्क डन है वो पाथ पर और दूसरा इस बात को ये भी कर सकते थे पूरा ट्रिप में, जैसे हमने 2 पार्ट में करके बांटा, इसको कोई जरूरत है 2 पार्ट में हम करते, बिकॉज की फोर्स भी अपने जगह पर, अपने फोर्स तो कांस्टेंट ही हमेशा नीचे की ओर, तो हम टोटल ही अगर देखते डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही इसका 0 था। हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको टोटल 2 पार्ट में करने के बजाय हम इसको वर्क डन को 1 पार्ट में ही कैलकुलेट कर सकते थे, बिकॉज की फोर्स वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं है दोनों पाथ में, हमेशा फोर्स आपका सेम है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका वर्क डन 0 होगा ही, चाहे एंगल कुछ भी हो, आपका cos 180 एंगल रहे या 0 डिग्री एंगल बदलते रहे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट mg एफ डॉट एस करेंगे तो एस ही 0 हो गया, तो एंगल से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इस प्रकार वर्क डन क्या होगा, आपका 0 ही होगा। तो इससे हमने ये दिखाया कि वो ग्रेविटी फोर्स किस तरह के फोर्स का एक एग्जांपल है, कंजर्वेटिव फोर्स का। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। उसको देखते हैं कि वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव नेचर का है या नहीं है। तो एक देख लेते हैं उसको कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में, स्प्रिंग फोर्स। तो मैकेनिक्स में जो हम लोग काम करते हैं, मैकेनिक्स में जो कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें जाहिर है कि स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी फोर्स ये दोनों कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, जैसा कि अभी डिराइव करके देख लेते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका भी नेचर कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो उस सब इन सब फोर्स का जो कंजर्वेटिव नेचर था उसी से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होते हैं, जो कि डिफिनेशन इसके जस्ट बाद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। और नॉन कंजर्वेटिव का भी पहले चर्चा कुछ कर देते हैं एक आध बार, उसके बाद देखते हैं। अब पहले स्प्रिंग फोर्स का चर्चा करते हैं। स्प्रिंग फोर्स किस तरह का फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स तो एक पार्टिकल है जिसको कि हम लोग एक स्प्रिंग से क्या कर दिए, यहाँ कनेक्ट कर दिए, एक स्प्रिंग से हमने कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग से क्या होगा तुम्हारा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, के हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल्स टू के। इधर क्या होगा, इधर इसने इसको डिस्प्लेस किया, ये तो वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको स्ट्रेच करेंगे, अगर x स्ट्रेच किया तो कितना स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यार kx लगेगा, स्प्रिंग फोर्स kx लगेगा, और ये डिस्प्लेस पे हो गया dx। अगर इसको इधर की तरफ मान लेते हैं कि dx से हमने डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इधर खींचेगा और dx डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हुआ। तो इस पूरे प्रश्न में चूंकि वेरिएबल फोर्स है तो पूरे पाथ का कर नहीं सकते हैं, तो स्मॉल पाथ का लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए। तो dw इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा f डॉट dx, f तो हो गया तुम्हारा f का वैल्यू कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स kx होता है। अगर x आपने स्ट्रेच किया है तो नेचुरल लेंथ से अगर x स्ट्रेच है तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा तुम्हारा kx होगा। तो dw इक्वल टू kx और डिस्प्लेसमेंट हो गया f डॉट s, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट dx और दोनों के बीच का एंगल cos 180 डिग्री cos थीटा f डॉट s। तो dw इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस kx dx। तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, टोटल वर्क डन बाय
स्प्रिंग फोर्स W इक्वल टू क्या हो गया, जब एलोंगेशन अगर तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो, नेचुरल लेंथ से स्टार्ट करें x तक टोटल जाए, तो क्या होगा तुम्हारा माइनस के एक्स डी एक्स, ये हो गया माइनस के, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ था 0 से x तक हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, कौन सी का वैल्यू हो गया, ये होगा तुम्हारा स्प्रिंग का जो एनर्जी होता है। मैंने यहाँ से यहाँ तक अगर इस ब्लॉक को यहाँ से लेके टोटल x डिस्प्लेसमेंट तक जब गया होगा यहाँ तक, तब तक मानते ये x है टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल का, तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकल गया होगा इधर जाने में। अब जब लौटने में कितना वर्क डन होगा ये देख लेते हैं। तो वर्क डन जब लौटेगा तो यही चीज़ करेंगे, जब इधर डिस्प्लेसमेंट dx होगा तो kx तो इधर ही लगेगा और dx इधर होगा, तो लौटने में जब इसका वर्क डन होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ का इंटीग्रेशन इधर करेंगे। जब इधर जाने का वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर और लौटने का क्या होगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन जबकि राउंड ट्रिप में जब तुम्हारा हो गया तो इधर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर जाने इधर उल्टा और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो दैट्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, सो स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये नेचर में किस नेचर का फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अब जैसे लेकिन इसमें जैसे कि तुम कंजर्वेटिव में जैसे 2 एग्जांपल दिए, अगर तुम स्प्रिंग इसके बजाय तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, इसको मिटाते हैं और अपना वीडियो रोक के भी नोट डाउन कर सकते हो। अब हम अगर बात करें एक फ्रिक्शन फोर्स का, देखते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का तुम्हें मिलेगा, क्योंकि एक बॉडी है जिसका देख लेते हैं स्प्रिंग फोर्स, तुम्हारा और ग्रेविटी फोर्स किस नेचर का निकला, ये दोनों था तुम्हारा कंजर्वेटिव टाइप का, और हम लोग अब बात कर रहे हैं किसका, फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरह का आता है देखते हैं। फ्रिक्शन एक बॉडी है जो कि यहाँ चल रहा है, इसका जो है इस बॉडी का मास m है, तो mg इधर लग गया फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन पर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट काइनेटिक का जो है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू म्यू, तो ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो इस पर जो कि फ्रिक्शन फोर्स होगा जो अगर स्लाइड कर रहा है बॉडी तो काइनेटिक होगा, तो n इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा mg, तो फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल्स टू म्यू के एन या म्यू एन लिख देते हैं, और F बराबर हो गया म्यू mg। तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें म्यू mg लग रहा है। लेकिन इसमें क्या है, अगर ये बॉडी यहाँ तक चला, सपोज दैट किसी और भी फोर्स इस पे लग रहे होंगे, ये बॉडी यहाँ तक गया जिसका डिस्प्लेसमेंट कुछ है एस डिस्प्लेसमेंट तक गया, और फिर ये रिटर्न हो जाए दूसरे फोर्स के एक्शन के कारण, लेकिन फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया टोटल, इस यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स ये किस नेचर का था, देखते हैं कि राउंड ट्रिप में इसका वर्क डन जब लौट के आएगा तो 0 होता है या नहीं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ पर एक जैसे ग्रेविटी फोर्स में कहे थे या कि आप टोटल वर्क डन क्या कर सकते हैं, इसको एक बार में लिख सकते हैं। इसमें क्या है, फ्रिक्शन जब इधर जा रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है तुमको अपोज करेगा, इधर लगेगा, लेकिन ये अपना जब रिटर्न हो रहा तो ये अपना डायरेक्शन फिर जब अपोज करता ये चेंज कर लेगा। अभी जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फ्रिक्शन लेफ्ट के साइड लग रहा है, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा, राइट साइड लगने लगेगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन क्या करा, चेंज करा था। हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को 0 करके एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि इसमें हमको दो पार्ट में इसको बांटना ही पड़ेगा वर्क निकालने के लिए। एक जाने का अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर है, और एक लौटते में फ्रिक्शन डायरेक्शन राइट है। दोनों जब डायरेक्शन बदल गया तो आपको दोनों फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, लौटने में फिर फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होगा, बट दोनों में डायरेक्शन का क्या फर्क है, तो टोटल एक बार में नहीं ले सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना था, म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट आपने s कम किया, और दोनों के बीच का एंगल कितना था, cos 180 डिग्री। और यही बात इधर जब गया तो फिर म्यू mg s, और इधर भी क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल cos 180 ही बनता है, क्योंकि आपका इधर जब फ्रिक्शन इधर जाता है, फ्रिक्शन इधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, जब फ्रिक्शन इधर लगता है डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। तो दोनों में तुम्हारा जब सम करेंगे तो माइनस म्यू mg और माइनस म्यू mg, दैट्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2 म्यू mg। तो ये फ्रिक्शन दैट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, सो फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। और ग्रेविटी और स्प्रिंग ये सब क्या हो गया तुम्हारा। और एक्सटर्नल फोर्स कोई है तो वो तो सिस्टम से बाहर है, उसका तो अलग ही रहेगा। और सिस्टम में अगर है तो फ्रिक्शन को कभी भी नॉन कंजर्वेटिव में रखिए, और वर्क डन जो ग्रेविटी और स्प्रिंग ये सब क्या हो गया। तो और कोई अननोन फोर्स है तो आप उसको नॉन कंजर्वेटिव टाइप से भी ट्रीट करके बना सकते हैं। तो इसके द्वारा वर्क डन निकल सकता है इसका। तो फ्रिक्शन, तो ये कंक्लूजन निकल गया तुम्हारा 3 फोर्स के बारे में। और बाकी अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग डिफाइन करते हैं एक नया एनर्जी का टर्म जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है पोटेंशियल एनर्जी। ज़्यादातर ये जो है रेफरेंस तो हम लोग इन्फिनिटी पे इसको मानते हैं, या ये तो रेफरेंस से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इतना है तो वहाँ पर कितना होगा, क्योंकि ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक बॉडी को ले जाने से रिलेटेड होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफिनीशन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफिनीशन यहाँ पर जो हम लोग करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स। किसी सिस्टम पे किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसके निगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, उसके निगेटिव वैल्यू को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो। तो इसको अगर लिखना चाहें पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन अगेंस्ट द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ द सिस्टम is equal to change in potential energy of the system। चेंज के बराबर होगा। इसका बाकी एक और भी डिफिनेशन, जैसे कि अलग अलग टाइप के फोर्स होंगे, जैसे कहीं पे ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। तो इसका आगे देखेंगे। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में करना था आपको 2 तरह का होगा। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फोर्स का चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है जो ग्रेविटी फोर्स हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्क डन बाय द, या डिफिनेशन में देखें तो निगेटिव मतलब कि माइनस वर्क डन, इसको अगर लिखना चाहें इसको मैथमेटिक्स के रूप में, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का जो एससी और बुक में तुम्हारा सिंबल है UF माइनस UI। ये UF हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज कर रहा है इसलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका तो निकल गया तुम्हारा, और दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, इसको हम लोग इसको कर सकते हैं, इसके बराबर होगा। लेकिन ध्यान रहे कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू UF माइनस UI। इसको आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, UF माइनस निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू UF माइनस UI। तो ऐसा कर सकते हो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। जैसे कि अब इसी में हम लोग अभी 2 डिफाइन करते हैं। ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी में चूंकि एक कंजर्वेटिव फोर्स का नाम इसमें रिप्लेस कर देंगे, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स की नाम था, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स अगेंस्ट जब ग्रेविटी फोर्स कर दीजिए तो इसमें जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पर है और यहाँ इनिशियल पोजीशन है, और इसको यहाँ से यहाँ पर पोजीशन ये h हाइट पे चला गया, इसकी हाइट h हो गई, तो इसकी हाइट h हो गई, तो इनिशियल से यहाँ फाइनल हो गया। तो यह कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ ये देखते हैं। तो इसके द्वारा क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। इस प्रोसेस में क्या हुआ, दैट्स इक्वल्स टू mg नीचे लग रहा है, mg और डिस्प्लेसमेंट h ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल कितना cos 180 डिग्री है, जो अभी तुरंत निकाले थे, माइनस mgh हो गया। और यहाँ पर जो होगा, और यहाँ पर जो तुम्हारा माइनस W ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू UF मतलब माइनस UI, चेंज इन ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी।
तो ये तो mgh हो गया, mgh जो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा तुम्हारा, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज इन यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी कि चेंज के बराबर हो गया, mgh कहते हैं। अगर हाइट में चेंज h का हुआ तो इस बात से मतलब ये है तुम्हारा कि आप जहाँ है उससे जितना हाइट जाएगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन उस हाइट से अगर नीचे जाते हैं हम लोग, जहाँ पे थे वहाँ से नीचे जाते तो तुम्हारा क्या हो जाता है, तो इनिशियल में दोनों का वर्डन पॉजिटिव हो जाता वर्डन, लेकिन जब माइनस लगाते निगेटिव हो जाता। तो जब हम अपने नीचे से मतलब यहाँ पर अगर यहाँ से हम ऊपर हाइट पर जाएँ जितना, अगर आप इस ढंग से भी जा रहे हैं तो वर्क डन के वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इधर डिस्प्लेसमेंट जा रहे हैं, जैसे इस चीज़ में भी देख लें, अगर ये पार्टिकल तिरछा जा रहा है, ऐसे इधर से गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो पार्टिकल का तो mg तो नीचे लग रहा होगा इस ढंग से। और जो हाइट अगर आपका h ही है, ये हाइट क्या है तुम्हारा h है, तो आप किसी भी ढंग से जाइएगा तो वर्क डन का वैल्यू सेम होगा आपका। वर्क डन मेरे कहने का मतलब हाइट पर ही डिपेंड करेगा, वो mgh होगा। जैसे इस फिगर में ही देखें हम लोग, अगर यहाँ पे ये अगर थीटा ले लें इसका, और ये डिस्प्लेसमेंट ये s भी s है, अगर s है ऐसा, तो अगर यहाँ पर जो वर्क डन हम लोग निकालेंगे तो mg डॉट s, mg डॉट डिस्प्लेसमेंट, mg इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगर मानते हैं इसी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो रहा है, और हाइट इसका ये है। तो देखो, तो वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स क्या होगा तुम्हारा, ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, s हो रहा है, और दोनों के बीच का एंगल कितना ये देखते हैं, cos 90, cos यहाँ पर तो cos थीटा लगता है तुम्हारा, mg और s के बीच का एंगल देखते हैं, ये 90 डिग्री और प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा लिख देते हैं इसको, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, इसलिए इधर थोड़ा बाहर जा रहा है, तो इसको क्या कर लेते हैं, cos 90 प्लस थीटा दैट्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये वर्क डन कितना हो गया, माइनस mg इंटू एस इंटू साइन थीटा, माइनस mg इंटू एस इंटू साइन थीटा। तो माइनस mg एस साइन थीटा कितना होगा, इस ट्रायंगल से देख लेते हैं, एस इस ट्रायंगल में देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या तुम्हारा p बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एस, तो एस इंटू साइन थीटा इक्वल टू एस इंटू साइन थीटा इक्वल टू हो गया क्या थी तुम्हारा एच हो गया, तो यहाँ पे दैट्स इक्वल टू माइनस mg एच। तो इसका अर्थ ये निकला कि आप हाइट पर, इस पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा, इस किस रास्ते से जा रहा है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप ऐसे फेंक के भी दीजिए, यहाँ पहुँचा तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके पाथ से ये इंडिपेंडेंट होगा, तो जो हाइट है उसी पर डिपेंड करेगा ये। अगर आपका h हाइट गया और आप चाहे जैसे फेंकें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी उसका जितना हाइट है अगर h, तो चेंजिंग कितना आएगा, mgh का आएगा। और माइनस है, इसमें जैसे कि माइनस mgh अभी आया है, तो जब ये तो वर्क डन निकला, लेकिन चेंज जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो चेंज uf माइनस ui कितना होगा तुम्हारा, यहाँ भी mgh ही होगा। चेंज पोटेंशियल एनर्जी हाइट गए हैं, चाहे मतलब आप तिरछा जाएं, ऐसे जाएं, सीधा जाएं, वो हाइट पर डिपेंड करेगा। तो हाइट अगर h है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी mgh ही रहेगा। और अगर नीचे जाते हैं आप, अपने जहाँ पे हैं उससे कहाँ चले जाएं, आप यहाँ से नीचे जाएं, तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपका वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा। इसलिए अगर h डाउन चले गए तो माइनस mgh, अप गए तो प्लस mgh, जाने का रास्ता कुछ भी हो हाइट पर डिपेंड करेगा ये। तो ये तुम्हारा, इसका चर्चा किया हमने ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी का। तो ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं अभी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की भी चर्चा कर लेते हैं। और कंबाइंड जो है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ कंबाइंड रूप में हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसमें जो नाम जो तुम्हारा हो गया, क्या नाम हो जाएगा उसका, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैकेनिकल एनर्जी के क्या चीज़ के बराबर होगा, वो मैकेनिकल एनर्जी मतलब हो गया तुम्हारा दोनों का सम। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी था जो कि हाफ mv स्क्वायर हम लोग वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और ये इसके पोजीशन पर निर्भर करेगा कि वहाँ पर किस कहाँ से कहाँ तक गया उसका चेंज उस पर निर्भर करेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी स्प्रिंग एनर्जी का, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में अभी तुमको जो निकाले थे, अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग है, अगर इसको हमने स्ट्रेच कितना कर दिया, x से कर दिया, स्प्रिंग को कितना कर दिया स्ट्रेच x से किया, तो कितना हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज। स्प्रिंग मतलब वर्क डन होता है, वर्क डन बाय दी स्प्रिंग फोर्स कितना, वर्क डन बाय दी
स्प्रिंग फोर्स जैसा हमने निकाला माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आया था अभी। तो वर्क डन, तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो तुम्हारा होगा माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होगा तुम्हारा हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर ये हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, जबकि पहला इनिशियल पोजीशन पर क्या लिया गया, इसको जीरो लिया गया, चेंज निकला ये, और जहाँ पर कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट जहाँ पर लिया गया, जबकि ये नेचुरल लेंथ से आपने 0 to x किया था, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, नेचुरल लेंथ पे पहले इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर था, इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, इसलिए आपने जो इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से स्टार्ट किया था। तो नेचुरल लेंथ इनिशियली द पार्टिकल एट नेचुरल लेंथ, इसमें क्या दिखाना पड़ेगा, इनिशियली द पार्टिकल एट नेचुरल लेंथ, इनिशियली पार्टिकल स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, मतलब नेचुरल लेंथ पे है। तो आपका पहला एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर का 0 हो गया, फाइनली एक्स तक गए तो हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों का मतलब वही रह गया सम। तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर स्प्रिंग को चाहे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, दोनों ही स्थिति में आपका क्या होगा, अपने नेचुरल लेंथ पे अगर 0 हो गया तो कंप्रेस करेंगे तो भी उसको हाफ के एक्स स्क्वायर का काइनेटिक एनर्जी होगा, और जब एलोंगेट करेंगे तो भी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर का रहेगा। तो इसका जो है तुम्हारा दोनों का कंसेप्ट हो गया। कुछ क्वेश्चन तुम जैसे बना सकते हो, जो एनसीईआरटी बुक हो या स्टेनोमा बुक हो उससे बनाओ, उसके बाद जहाँ तक है उसके बाद तुमको जो है इसका करने के बाद उसके बाद जो है तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम का दोनों कंबाइन करके नेक्स्ट वीडियो में तुमको इस सब पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देंगे, और दोनों का कंबाइन करके वर्क एनर्जी थ्योरम का एक नया स्टेटमेंट भी ला देंगे, जिससे कि और यूजफुल स्टेटमेंट हो जाए वो। और इस तरह से वीडियो जो है तुमको आप खत्म कर रहे हैं। और इसका जहाँ तक क्वेश्चन वगैरह के लिए है, सॉल्यूशन में तुमको जाहिर है नोट्स भी चाहिए, इसका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी चीज़ का या मैथ का तुम्हें पढ़ाई करना हो तो राइशूल के ऐप पे जा करके तुम इसका पढ़ाई कर सकते हो, नोट्स भी वहाँ मिल जाएगा तुम्हारा, और कुछ का सॉल्यूशन भी होगा, वीडियो भी तुम्हारा जो भी वीडियो है सब चीज़ वहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो जाहिर है कि इसको समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।